बस्तर की संस्कृति हाँ। को अगर करीब से देखना है हाँ। और उसकी एक झलक देखना है तो अब दशहरा आइए। राम रावण से कोई लेना देना नहीं है बस्तर दशहरा का खास तौर पर। शब्द में भी दशहरा और कहीं कहीं भी देखा हूँ दशहरा लिखा रहता है। वो शब्द में भी अलग है क्या? पहले का दशहरा कैसा था और आज का दशहरा कैसा है? हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक। आज मैं आया हूँ बस्तर दशहरा देखने के लिए। बस्तर दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार बोलते हैं इसे। इसमें बस्तर की संस्कृति, बस्तर का इतिहास, बस्तर के जीवन शैली आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ है बस्तर से उपेंद्र जी। ये बस्तर के बारे में, बस्तर को बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि बचपन से ही यहीं रहे हैं। तो आज हम बस्तर दशहरा के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और सब्सक्राइब किया है, जाहिर है। जी। बहुत अच्छे कंटेंट। मैं भी आपका चैनल देखता हूं सर, और मैं कंटिन्यू लगभग 1-2 साल से आपका चैनल देख रहा हूं। अच्छा। और जिस तरह से आप पर्यटन को लेकर, बस्तर के समस्याओं को लेकर आप आवाज़ उठाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, धन्यवाद। पहले आदमी है जो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं लास्ट 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। तो पर्यटन को लेकर आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि वो जो समस्याएं हैं, जो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम बस्तर दशहरा के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपना सर एक परिचय दे दीजिए सर। मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पे की थी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि परिस्थितिवश मुझे, मैं कहूँ कि एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ। और 2-4 मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स में हमारी जो आर्टिकल्स वगैरह आती हैं। और अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल है, बस्तर सियार, जैसा आपने बताया। जी। बस इतना ही। पर आप पर्यटन को लेकर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे। एक्चुअली पर्यटन को लेकर के मेरी एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ बाय नेचर। हालांकि मैंने ज़्यादा जगह घूमी नहीं है यहाँ बस्तर में। और लेकिन फिर भी जितना कुछ समझ में आता है बस्तर को लेकर के, हमारे जो नेता अभिनेता कहते रहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है, ये है वो है। और मैं सिटीजन के तौर पर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि पर्यटन संभावना तो ज़रूर है, लेकिन उसका रख रखाव नहीं है बराबर, उस लहजे से, उस तरीके से, उस स्टैंडर्ड पर। जी। तो पर्यटन यहाँ पर मतलब टोटल फेल है मेरी नज़र में। अच्छा, पर्यटन फेल है। जी। तो अभी बस्तर दशहरा का बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लोग मेरे से पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन कि जो पूरे भारतवर्ष में दशहरा मनाया जाता है और यहाँ का दशहरा वो अलग है, कैसे अलग है? कुछ मायनों में अलग है, 2-3 मायनों में, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन, टोटल स्पैन है टाइम, वो 75 डेज कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में इंटरवल्स आते हैं। जैसे जुलाई के महीने में एक रस्म हो जाती है, उसके बाद फिर 1 महीने का गैप होता है, फिर कुछ रस्म होती है, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलती है। तो इस तरह से वो टोटल कैलकुलेशन मान लेते हैं। तो 75 डेज तो एक ये यूनिकनेस हो गया इसमें। दूसरा, इसमें राम रावण से कोई लेना देना नहीं है बस्तर दशहरा का खास तौर पर। ये कभी राजा पुरुषोत्तम देव ने इसकी शुरुआत की थी। वो उड़ीसा से कुछ बाउंटीज लेकर आए थे, कुछ पुरस्कार लेकर आए थे। तो एक तरह से राजा बस्तर वासियों को जोड़ना चाहते थे एक त्यौहार की शक्ल में। तो उन्होंने इस तरह से शुरुआत करी। तकरीबन मेरी जानकारी में 1408 के आसपास है। और ये जानकारी बस्तर दशहरा नामक एक किताब में भी दर्ज है, इतिहासकार ने लिखा है। तो इस तरह से बस्तर का जो दशहरा है राम रावण के वध से लेना देना नहीं है। और टोटल जो स्पैन है वो है 75 डेज चलता है। और इस बार जो है 2024 में 77 डेज कैलकुलेशन, 2 दिन बढ़ गया है। जी बता रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा कैलकुलेशन है। तो ये कि स्पैन हो गया, ये टाइम हो गई। शब्द में भी दशहरा और कहीं कहीं भी देखा हूँ दशहरा लिखा रहता है। वो शब्द में भी अलग है क्या? जी नहीं, असल में क्या है, हमारा जो ये बेल्ट है, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। दशहरा और दशहरा, क्योंकि यहाँ पर एक अपभ्रंश के रूप में मैं मान सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ के जो लोकल थे या मूल निवासी थे, वो दशहरा का उच्चारण शायद ना कर पाए हों, इसलिए दशहरा बना दिए। तो वो दशहरा या दसरा ऐसा करके वो उसको शॉर्ट फॉर्म एक तरह से कहते हैं। कई जगह ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो क्षेत्रीयता का उस पर थोड़ा सा टच रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ। तो बस्तर दशहरा में जैसे आप बताए 75 दिन तक चलता है ये, तो इसमें बहुत सारे रस्म भी हैं। तो ऐसे क्या क्या रस्म है जिसे हमें देखना चाहिए अगर कोई बस्तर दशहरा आता है तो? जी, इसमें सर
दरअसल रस्मों का एक पूरा का पूरा पुलिंदा है ना। रस्म क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं, और वो रस्म जो है, हर रस्म मेरी नज़र में यूनिक है। जैसे इसकी शुरुआत होती है एक रस्म से, पाठ यात्रा बोल के, पाठ यात्रा नाम की। उसमें क्या करते हैं, उस लकड़ी को लाते हैं जिससे रथ बननी है, उसकी पूजा अर्चना हो जाती है, वो हो गया। फिर एक रस्म होती है काछन गादी करके, बस्तर से, जगदलपुर से बाहर एक जगह है काछनगुड़ी वाले, हाँ। उस जगह पर जाकर के एक रस्म होती है जिसमें 7-8 साल की कोई बच्ची होती है, उस पर देवी आती है, काछिन देवी, वो सवार होकर के फिर राजा परिवार को एक अनुमति देती है कि भाई आप दशहरा शुरू करो। तो इस तरह से इसमें एक यूनिकनेस है। रथ खींचते हैं पूरी तरह से, एक रथ को, बड़ा विशालकाय रथ होता है, 8 चक्कों का, 4 चक्कों का, तो वो रथ का निर्माण होता है, फिर उसके पीछे लगे होते हैं लोग खींचने आगे पीछे से। तो एक यूनिकनेस मुझे लगता है, बहुत विशालकाय रथ होता है। फिर ये मौली परघाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी, ऐसे मैं जब गणना करता हूँ तो इस तरह से 24-25 अलग अलग रस्म होते हैं जो प्रमुख है। फिर वो डेरी गड़ाई हो गया, फिर उसके बाद फिर परिक्रमा होती है 4-5 दिनों की रथ की, है ना। उसमें एक फूल रथ होता है, टोटल वो फ्लावर से सजाया जाता है। तो वो एक ट्राइबल चार्म हुआ करता था, जो आजकल थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जी मैंने ऐसा महसूस किया। बस्तर दशहरा ये शुरू होता है तो यहाँ पर लकड़ी को काटकर जब यहाँ पर लेकर आते हैं, रथ बनाने की जब प्रक्रिया शुरू होता है, तो उस समय जोगी बैठाई भी होता है। जोगी बैठाई क्या होता है और इसमें क्या रस्म होते हैं, किस कारण से इसे किया जाता है? एक्चुअली रियासत काल में एक ऐसी जो हलवा जाति का आदमी है था, उसने ये प्रण किया कि भाई दशहरा जो है बिल्कुल बिना रुकावट के, बिना विघ्न के चले, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। ऐसा करके उसने क्या किया कि 9 दिनों तक, है ना, एक जगह पर बैठ करके उपवास किया और ये प्रण किया कि दशहरा अगर 9 दिनों तक निर्विघ्न रूप से चलेगा, अनइंटरप्टेड चलेगा, तो मैं उपवास तोड़ूंगा। तो फिर वो इस तरह से किया, बात राजा तक पहुंची, तो फिर ये उसको परंपरा में शामिल कर लिया गया कि इस तरह से होगा। तो आजकल अब काफ़ी समय से हम कहेंगे कि सिरसार में एक गड्ढा बना करके वो ये प्रण करता है। हलवा जाति का होता है वो, तो वो प्रण करता है कि अब दशहरा जो है इस तरह से निर्विघ्न रूप से चले, वो उपास रखता है 9 दिनों तक। अच्छा, ये है, इसी को जोगी बिठाई जी, इसी को जोगी बिठाई कहते हैं। ये अभी जो मौली परघाव है, इसमें दंतेश्वरी माता यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उसके बाद मुख्य रस्में हैं जो भीतर रहनी, बाहर रहनी, रथ का जो चोरी होना, वो सारा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मावली परघाव एक मावली देवी होती है। परघाव से तात्पर्य यहाँ पर स्वागत है जी, है ना। वो देवी के स्वागत में एक तरह से एक रस्म निभाई जाती है जिसको मावली परघाव कहते हैं। मैं बारी बारी से आता हूँ आपके क्वेश्चंस की। तो मावली जो है मावल्य देवी, जो इतिहासकार रुद्रनारायण पाणिग्राही साहब ने अपनी किताब में लिखा है, वो कर्नाटक से रिलेटेड थी और बस्तर के राजाओं के तार कर्नाटक से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए थे। तो वो देवी को हमने, यानी बस्तर वासियों ने अपनाया राज परिवार के उसमें, और अपनाने के चलते जब इस तरह से फेस्टिवल हुए तो उनको आमंत्रित करने की प्रथा थी। तो जब मावल्य देवी है वो फिर आगे चल के मावली देवी बनी, यहाँ उनका मंदिर बना, तो उनको उनका दर्जा मिला है बाकायदा दंतेश्वरी मंदिर की तरह, दंतेश्वरी माई की तरह। तो वो जब दशहरा के दौरान उनको आमंत्रित करते हैं, वो आती हैं और उस तरह से उनका परघाव होता है, एक ग्रैंड रिसेप्शन होता है, आतिशबाजियाँ वगैरह बहुत होती हैं, फूल से उनका स्वागत किया जाता है और एक रिसेप्शन होता है, वो मावली परघाव कहलाता है। जी, ये बस्तर दशहरा के दौरान मैं देखता हूँ कि पूरे आसपास के जितने भी देवी देवता हैं, आंगा देव हैं, माता का छत्र है, वो सब यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं राजा के द्वारा। यहाँ पर कहाँ के देव आते हैं? यहाँ टोटल देखा जाए ना तो कई परगने हैं। 36-37 से कहीं ज़्यादा है, 124 के आसपास देवी देवताएं आती हैं, यहाँ आमंत्रित होती हैं। वो तमाम देवी देवताएं, यानी पूरे बस्तर संभाग से जो देवी देवताएं होती है अलग अलग जगहों पर, उन तमाम देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वो सभी देवी देवताएं दशहरे के वक्त बस्तर यानी जगदलपुर में होती हैं, और वो जब फेस्टिवल के तौर पर यहाँ जमा होती है तो उनके साथ जुड़े लोग
भक्त हो गए, हम कह सकते हैं ग्रामवासी हो गए, वो स्वस्फूर्त आते हैं, वो परंपरा थी और आज भी वो कायम है। तो इस तरह से वो देवी देवताओं का एक जमघट होता है दशहरा में, और बस उसको लेकर के एक राजा की शायद ये मंशा रही होगी कि एकजुट किया जाए, किसी न किसी तरीके से लोग यहाँ मिलें और अपने जो संस्कृति का, अपनी सोच विचार का आदान प्रदान करें। ये 1408 के ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ, जब रथ यात्रा की यहाँ पर नींव रखी गई थी पुरुषोत्तम देव के समय में। तो ये होते हैं। तो उनमें से आंगा देव भी है, एक जो देव है वो थोड़े से पावरफुल माने जाते थे, या आज भी हैं। तो उनका एक रिसेप्शन अलग होता था। तो अलग अलग जो परगने होते थे, अलग अलग जो क्षेत्र होता था, वहाँ पर उनको एक तरह से पूजा अर्चना करते थे और ये फंक्शन होता था दशहरा में। तो पूर्व देवों को सभी को आमंत्रित करके, मतलब जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें भी हम सभी देवों को आमंत्रित करते हैं, इसी तरह बस्तर में भी जितने सारे देव हैं उनको इसमें आमंत्रित करते हैं और उनके साथ में ही ये पूरा पूजा या ये पूरा दशहरा कंप्लीट होता है। जी है ना। दशहरा में और ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि जैसे भीतर रहनी, एक बाहर रहनी, है ना। भीतर रहने वाली रस्म में मैंने जहाँ तक देखा है, समझा है, वो विजयदशमी के दरमियान पड़ता है। तो वो रथ को एक तरह से चुरा कर ले जाते हैं। अच्छा। एक प्रथा है और उसमें एक कहानी भी है जो किताब में वर्णित है, मैं बताता हूँ उसमें। जी। और तो वो रथ को जब ले जाते हैं और कुम्भड़ाकोट नाम की एक जगह है, वहाँ पर उसको छुपा कर रखा जाता है। अच्छा। तो वो आपका भीतर रहनी हो जाता है। फिर वो रथ को राजा लेकर के वापस आते हैं। तो फिर वो बाहर रहनी हो जाता है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। इससे पहले भी एक रस्म है, यहाँ पे मंद का बाजार लगता है। जी। और ये भी इस बस्तर दशहरा का पार्ट है और ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है इसका। तो इसमें पूरा बहुत बड़ा बाजार लगता है जिसमें पहले पूरा आसपास के जितने भी ग्रामीण आते हैं वो मंद पीते हैं। तो इससे बोलते हैं कि जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये आर्थिक मदद के तौर पे होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य हालांकि नहीं है, लेकिन बस्तर में अक्सर हमने देखा है कि कहीं भी अगर इस तरह से जमघट होता है लोगों का, तो एक एरिया बना दिया जाता है कि वहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए लोग जाएं। और चूंकि संस्कृति बस्तर में ऐसी है कि वाइन लेना, शराब लेना वो एक अनिवार्य अंग हो जाता है। तो एक तरह से एक एरिया को विशेष को बना दिया गया था और ऑफिशियली उसकी इजाज़त मिल जाती है। और बस्तर में जो फिलहाल जगदलपुर में मैं कहूँ तो फॉरेस्ट ऑफिस का जो एरिया होता है उसमें एक तरह से बाजार सस्ता है और बाजार लंबे समय तक चलता है। हमने सुना है रात भर चलता है। महुआ का जी हाँ, लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं महुआ की शराब, यानी वो शराब नहीं होती है जो आमतौर पर शहरी लोग पीते हैं। तो वो जो जड़ी बूटियों से महुआ वगैरह से बनाते हैं, वो जैसे लोकल शराब जो कहते हैं, कंट्री लिकर, तो वो बनती है और उसकी खरीद फरोख्त होती है। लोग उसको लेते हैं, साथ में उसके साथ कुछ इडेबल्स मिलते हैं जो शराब के साथ पी जाती है, ली जाती है, वो बनते हैं। तो एक रौनक होती है। ये जस्ट भीतर रहने के 1-2 दिन पहले जी ये 2 दिन तक चलता है बाजार, 3 दिन तक भी चलता है। और माने माहौल वहाँ पर आप देखेंगे कि झूमते हुए लोग मिल जाएंगे। और लोकल जो शराब बनती है महुआ की, वो आपको वहाँ पर खरीद फरोख्त हुआ। तो बस्तर दशहरा में तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा 75 दिन तक जब चलता है, उसके जो अंतिम 10 दिन 15 दिन रहता है वही मुख्य रहता है। और इसमें पूरे देश विदेश से पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, यहाँ की इतिहास को जानते हैं, यहाँ की संस्कृति को जीते हैं। तो ये तो बहुत यूनिक रहता है। पर जैसे पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी रहने का और खाने का व्यवस्था जो है, जैसे ये तो होटल में कर लेते हैं, पर आदिवासी जब यहाँ पर आते हैं उनके लिए मैं देखा हूँ अभी कि कुछ अच्छा मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हाँ, वो रोड में ही सोते हैं। तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये ना मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाऊंगा। एक ज़माने में जब दशहरा मनाया जाता था तो वो क्या होता था, लोग स्वस्फूर्त आते थे, मतलब स्पॉन्टेनियसली वो यहाँ जमा होते थे और हर एक के काम बटे हुए थे। भैया कि आप रात बनाइए, आप लकड़ी लाइए, आप ये काम करिए, है ना। तो वो एक तरह से स्पॉन्टेनियसली चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब से इसका सरकारीकरण हुआ, मैं कहूँ आम भाषा में, तो स्थितियाँ बिगड़ती गई। फिर उसमें ऐसा हुआ कि लोग ने समझा यार चलो ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। फिर सरकार ने उनकी व्यवस्था अपने हिसाब से करी
तो सरकारी व्यवस्थाएं आप जानते हैं जी। तो वो थोड़ी सी मुकम्मल नहीं हो पाती है, तो लोगों को मजबूरन अपना सहारा, अपना आसरा लेना पड़ता था। हालांकि सरकार जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करती है, कुछ ऑफिसेस में, कुछ जैसे यहाँ पर बसरा स्कूल का एरिया है और गवर्नमेंट स्कूल्स के 2-4 एरिया हैं, उस जगह पर छोड़ देती है। लेकिन जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उन जगहों पर अरेंजमेंट मुश्किल हो पाता है, तो वो सड़कों पर वो मजबूरन सो जाते हैं। लेकिन ये इस दिशा में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके लिए एक बिल्कुल बाकायदा एक व्यवस्था की जाए। पहले का दशहरा कैसा था और आज का दशहरा कैसा है? आप जब बचपन में ये बस्तर दशहरा को देखते थे उस समय 20-25 साल पहले, तो ऐसे आपने बताया है, पर उस समय और कैसा था बस्तर दशहरा? बचपन में मैं बताऊं कि जब दशहरा होता था ना, तो हम लोगों को महीने भर पहले एक तरह से एक माहौल बन जाता था कि यार दशहरा होने जा रहा है, अच्छा दशहरा है। हम लोग एक विशेष तौर पर तैयार होते थे कि दशहरा है। और मेरे ख्याल से जो हमारे साथ जो उस बैच के लोग हैं वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि दशहरा की तैयारी जो होती थी ना, तो एक पूरा शहर प्रिपेयर्ड रहता था कि दशहरा है ना। और जो भीड़ जमा होती थी वो शुरुआती दिन से ही, यानी डे 1 से ही होती थी। हम लोगों ने बचपन में बहुत कोशिश की कि जो पाट यात्रा की रस्म को करीब से देख सके। तो हमें कहा जाता था कि नहीं, वो बकरे वकरे का उसमें कामकाज होता है, तो हम मत जाइए। और भीड़ भी उस वक्त ऐसी होती थी कि उस जगह पर पहुंच पाना हम लोगों के लिए मुश्किल होता था। आज का तो ये एक्सेसिबल है, कोई भी चला जा रहा है। वैसे ही जब बाकी के रस्म होते थे तो उस वक्त इतनी भीड़ होती थी कि पूरा एरिया, यानी दंतेश्वरी मंदिर का जो पूरा एरिया है, एक तरह से भीड़ की वजह से ब्लॉक रहता था। और आज जो शुरुआती रस्म में तो गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, एक तरफ रस्म चल रहे हैं, है ना। और रथ को घूमने में मैं बताऊं, उस समय मैन पावर का यूज़ होता था। मतलब इंसान ही खींचते थे, वो खास परिवार के खास गांव के लोग होते थे। उसका मैं जिक्र ये करना चाहता हूँ उसमें कि अब जो स्थिति है बदल गई है। आजकल वो पोकलेन और क्रेन और वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। अभी एक रस्म होती है मंगर मुही बोल के, यानी एक्सेल में वो लकड़ी को चढ़ाया जाता है ताकि वो चक्के घूम सके। उसके लिए परंपरा ये है कि मैन पावर या खास परगने के लोग उसको ये काम को करते हैं। तो इस बार 24 के दशहरे में ऐसा हुआ कि वो अपना क्रेन और जो मशीन आई उसको लगाए सीधे खटाक से और रथ में डाल दिए। फिर इस बीच रथ खींचने की बात आई तो कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि रथ फंस गई। तो पुराने समय में, आप दोनों को मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, पुराने समय में लोग इन्वॉल्व होते थे, उसको निकालते थे, एक दिलचस्प वातावरण होता था, लोग उसको देखने आते थे, इवन फॉरेनर्स भी देखते थे, यार ये कितना साहसी है, कितना साहसी है हमारे बस्तरवासी। और आज होता है सीधे सीधे आते हैं, वो क्रेन या पोकलेन मशीन के जरिए हो जाता है। और अभी दशहरे में, मैं 2024 की दशहरे की बात कह रहा हूँ अभी, तो वो कुछ जगहों पर, कई जगहों पर रथ ऐसा हुआ कि फंस गया, तो उसको बराबर मशीनों से खींच करके घुमा दिया गया और बस ये हो गई, टूट गई रथ, तो फिर सीधे क्रेन आया, उठा के ले गया। अच्छा। और पहले ज़माने में ये होता था कि ये होता ज़रूर था, है ना, और कम होता था क्योंकि रथ मजबूती से बनाए जाते थे। इस बार थोड़े रथ भी कमज़ोर बन रहे हैं जी, तो मजबूती से बनते थे। और मान लीजिए कभी ऐसा कुछ केस हो जाए तो उसको स्पेशली देखने के लिए एक भीड़ जमा होती थी कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वहीं पर कैसे करते हैं। मतलब एक दिलचस्प नज़ारा होता था उस समय। और जो रथ खींचने का जो दौर होता था, रथ खींचने की जो परंपरा होती थी, एक तरफ ये खींच रहे हैं, एक तरफ वो खींच रहे हैं, और तमाम जो लोग, एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था। और बीच में कुछ नाराज़गी आ जाती थी रथ खींचने वालों में, तो वो बिल्कुल हड़ताल कर देते थे। तो प्रशासन जो है उनको मनाने में लगा होता था, नहीं भैया आपको सब मान्य है, आपकी सारी मांगे मान्य है, बस रथ खींच दीजिए। जी जी। और अभी ये थोड़ी सी कम हो गई है, तो मशीनें आ गई हैं और नहीं होते हैं तो सीधे मशीनें। आजकल कोई भी रथ खींच लेता है, पहले एक समुदाय ही जो है वो उसे खींचते थे, पर आज कोई भी खींच लेता है। आप लोगों ने देखा है कि बस्तर दशहरा पहले बहुत भव्य होता था और हर एक समुदाय को उनका दायित्व दिया जाता था, जैसे कि
पेड़ काट कर लेकर आना, उसका रथ बनाना, उसको खींचना, और हर किसी को एक दायित्व दिया जाता है। इससे एक यूनिटी दिखता है बस्तर में कि मतलब यहाँ के बस्तर राजा जो है एक पूरे यहाँ के लोगों को जोड़ कर रखना चाहते थे और सबको दायित्व दिए थे। जैसे बाकी जगह तो परंपरा अब नहीं है, राजशाही परंपरा नहीं है, पर यहाँ पर राजशाही परंपरा भी देखने को मिलता है, साथ में आदिवासी जो संस्कृति है वो देखने को मिलता है। ये बस्तर दशहरा जब चलता है तो इसमें मुख्य रूप से जो राजा है वो सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। तो उसमें क्या भूमिका रहता है राज परिवार का? राज परिवार की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि इसको चूंकि राजा ने ही शुरू किया था, तो वो शुरू से ही राजा की एक अहम भूमिका होती है। इवन टुडे तो प्रशासनिक अधिकारियों से ज़्यादा लोग राजा को महत्व देते हैं, क्योंकि राजा को अनुमति मिलती है दशहरा मनाने की। सबसे पहले काचिन देवी कहती है, फिर राजा जो है तमाम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं राजा की तरफ से। फिर उसके बाद ये होता है कि राजा को कई जगहों पर होना अनिवार्य होता है, जैसे बेल पूजा होता है, एक बेल पूजा होता है, बेल पूजा करने का विधान है, तो वहाँ पर 2 जोड़ी बेलों की पूजा होती है, उसमें एक विधान है, वो करते हैं। तो राजा की हर जगह उपस्थिति ज़रूरी होती है। इवन मावली परघाव के समय भी जो है देवी को स्वागत करने के लिए राजा रहते हैं, और हालांकि प्रशासनिक अधिकारी आजकल रहते हैं और तमाम जो सुविधाएं रहती है वो अलग चीज़ है, बट राजा के साथ में ये चीज़ें लगी हैं। बस्तर की संस्कृति को अगर करीब से देखना है और उसकी एक झलक देखना है मैंने बस्तर की संस्कृति की, तो अब दशहरा आई है। ये काफ़ी समय से लोग कहते आ रहे हैं, और आज भी कुछ संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। आपको देवी देवताओं की जानकारी हो जाएगी, आपको रस्मों की जानकारी हो जाएगी, आपको पुजारियों की जानकारी हो जाएगी। तो बस्तर दशहरा में ये सब चीज़ें एक क्या कहेंगे उसको संगठित हो जाती हैं, एक जगह देखने को मिल जाती है। जी। ये तो पूरा बस्तर दशहरा हम अभी पूरा देख लिए, जैसे आप एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बस्तर दशहरा को बचपन से देखते आ रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ बदल रहा है, तो क्या क्या और चीज़ें जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे यहाँ का बस्तर दशहरा जो है, जो अभी आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से देख पाए और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सुरक्षित रहे? कई चीज़ें हैं, परंपराओं से छेड़छाड़ ना हो, सरकार ये सुनिश्चित करे, क्योंकि रथ निर्माण से लेकर के पूरे अंत तक आधुनिकता हावी हो रही है। जी। जैसे कहना तो नहीं चाहिए, एक बड़े से डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए जाते हैं, लोग दूर से दर्शन कर पाते हैं, तो वो चार्म जो भीड़ के पास में भीड़ से गुजर करके नज़दीक से देखने का है वो ख़त्म हो गया है। रथ निर्माण में पारंपरिक हथियारों का, औजारों का ये नियम है, तो वो पारंपरिक औजार देखने को नहीं मिलते। फिर रथ खींचने की बात है, वो खींचने वाली चीज़ें जो आजकल मशीनें आ गई है, तो वो जो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जब मशीनें ही देखना है तो लोग क्यों आएंगे? क्योंकि पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग वो देखने आ रहे हैं, पर यहाँ पर आधुनिकताकरण जो आधुनिकता का रंग जो है, अभी पहले जब दशहरा की भीड़ होती थी तो उसके बाद सिर दिखते थे और एक आध कैमरे दिख जाते थे। अब तो ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो चीज़ें आ जा रही हैं, एक स्वाभाविक सी चीज़ है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि आधुनिकता हावी ना हो ज़्यादा। अब लाउड स्पीकर आ गए हैं, तो ये आ गए हैं, तो मतलब परंपरा है ना, उसमें मेरी नज़र में छेड़छाड़ ज़्यादा ना हो। जी। दोस्तों, अगले साल अगर आप भी बस्तर दशहरा देखने आ रहे हैं तो अभी हमारे जितने भी एपिसोड है बस्तर दशहरा का उसे ज़रूर देखें। और जब बस्तर दशहरा है तो केवल बस्तर दशहरा देखने मत आइए, यहाँ के वाटरफॉल हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के बाज़ार है, वो देखने के लिए और बहुत करीब से देखें। ऐसा नहीं कि एक टूरिस्ट की तरह आइए, सिर्फ आए और देखे और चले गए। एक ट्रैवलर की तरह आइए, इसे महसूस करिए, यहाँ के संस्कृति को जिए, तो आपको अच्छा लगेगा। अब बस्तर दशहरा को आप कितने करीब से देखे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बस्तर दशहरा का सबसे खास चीज़ क्या लगता है आपको ये भी बताएं। दशहरा से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी लगता है इसमें सुधार करना चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसको पिन भी करूँगा। तो
बिल्कुल कमेंट करके बताइए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए बस्तर दशहरा के बारे में। बाकी हमारा पूर्व बस्तर दशहरा का भी सीरीज़ आने वाला है। ऐसे मैं बीच में शुरू किया हूँ, आने वाले टाइम पे पूरा रस्म जो है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बस्तर दशहरा तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं बदला है। हम लोगों ने कुछ कुछ समस्याओं के बारे में बात किया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम तो देख रहे हैं, शायद वो ना देख पाएँ, इसलिए उन चीज़ों को बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा सजेशन आपने भी दिया, ये अगर प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं या मंत्री देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे सुरक्षित करने का पहल ज़रूर करें आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।